नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट्स कितने तरीके के होते हैं। दूसरा हम समझेंगे जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशंस होती हैं। और तीसरा हम समझेंगे जब टाइम एक एसेंशियल एलिमेंट होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो क्या नई कंडीशंस उसके अंदर जुड़ जाती हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट का नेचर जो है वो बदल जाता है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं। देखो, कोई भी चीज़ जो कानून में जिसकी मनाही है, जिसको मना किया गया है किसी भी कानून में, तो वो उसको करने के लिए अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी व्यक्ति को पैसे दे रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर करने के लिए, तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है क्योंकि इलीगल है, फॉरबिडन बाई लॉ है। दूसरा, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, मतलब आप कोई लीगल काम कर रहे हो लेकिन उसको करने का जो प्रोसेस है वो इलीगल है। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस बच्चे को पैसे दे करके अडॉप्ट कर रहे हो, तो एक तरीके से आप बच्चे को खरीद रहे हो, ये प्रोसेस ठीक नहीं है। इसलिए ये भी जो एक्ट है वो वॉइड एग्रीमेंट के दायरे में आएगा। बच्चे को अडॉप्ट करने का एग्रीमेंट वैसे तो लीगल है, लेकिन जिस तरीके से आपने किया वो उसको वॉइड एग्रीमेंट बना देता है। तीसरा, फ्रॉड्यूलेंट एग्रीमेंट, अगर दो व्यक्ति आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति को धोखा देने की इच्छा से ताकि उनका अपना फायदा हो सके, तो ये एक फ्रॉडुलेंट नेचर का एग्रीमेंट है और अपने आप में वॉइड है। चौथा है कॉजेज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि तुम मेरे यहाँ पर बंधुआ मजदूरी करो, मैं तुम्हें इस चीज़ के इतने पैसे दूंगा। बेशक आप पैसे दे रहे हो लेकिन बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो ना, फोर्स लेबर अपने आप में ही इलीगल है, तो इसलिए ये जो है एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा क्योंकि आप उसकी मर्जी के बिना उससे वो काम करवा रहे हो जो वो नहीं करना चाहता है। ठीक है जी। पांचवा है इमोरल, वैसे तो लीगल एक्ट आप कर रहे हो लेकिन मोरालिटी के खिलाफ है, वैल्यूज़ के खिलाफ है, जिस देश में आप रहते हो वहाँ पर इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ऐसे केस में भी आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड या वाइफ को कॉन्ट्रैक्ट वो दे देते हो, डाइवोर्स दे देते हो, तो मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, जो भी है, मैं जेंडर पर नहीं जा रहा हूँ, तो ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उसको हम वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे। ठीक है जी। आगे है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये छठा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। पब्लिक पॉलिसी यानी कि जिसमें भी जनता का हित होता है, अगर आप उसका जनता का अहित करोगे तो वो सेंटीमेंट के खिलाफ जाएगा, जनरल वेलफेयर के खिलाफ जाएगा, जनता के सेंटीमेंट्स को हर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, ठीक है जी। भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान आप कुछ पाकिस्तानियों के साथ अपने फायदे के लिए कोई ट्रेड कर रहे हो, तो वो क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। दूसरा, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मतलब आप न्याय व्यवस्था को इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने फायदे के लिए, आप जज को कोई रिश्वत दे रहे हो या विटनेस को दे रहे हो ताकि वो झूठ बोले या प्रोसीडिंग का जजमेंट आपके फेवर में आए, तो ये भी एक वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। मान लो वो आपके पैसे भी ले ले और आपका काम भी ना करे, तो आप वसूल नहीं सकते वापस, रिफंड नहीं मांग सकते उससे कि भैया काम तो कराए नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट ही वॉइड था। तीसरा है चैम्पर्टी। चैम्पर्टी का मतलब क्या है? कोई वकील आपका केस लड़ रहा है, प्रॉपर्टी का केस है, वो कहता है कि मैं तुमसे फीस नहीं लूंगा, जो प्रॉपर्टी तुम केस में जीतोगे उसका आधा हिस्सा मुझे दे देना। ये क्या मतलब है भैया? तुम वकील हो, तुम फीस लो। ठीक है जी। तो इसलिए जो चैम्पर्टी के केसेस होते हैं वो भी वॉइड एग्रीमेंट माने जाते हैं क्योंकि ये सही तरीका नहीं है एक प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का। आप किसी से भी लीगल प्रोसीड्स का शेयर नहीं मांग सकते हो। सेक्शन 24 में बात की गई है कि साहब, अगर कोई भी बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया गया है जिसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस हैं, वो सारा का सारा एग्रीमेंट ठीक है लेकिन उसके अंदर कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं, मान लो 1-2 क्लॉजेस ऐसे हैं जो कि इलीगल हैं या सही नहीं हैं और उनको अलग किया जा सकता है उस पूरे के पूरे एग्रीमेंट से, तो अगर आप उसको अलग कर देते हो तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। अगर आप अलग नहीं कर पाते हो, अगर ये नामुमकिन है उनको अलग करना उन क्लॉजेस को, तो वो जो एग्रीमेंट है वो पूरा का पूरा ही वॉइड होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फैक्ट्री ने कुछ सामान बेचा अपने क्लाइंट को, अब क्लाइंट को जब वो सामान बेचा तो जीएसटी नहीं भरा था, तो ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकती अगर वो क्लाइंट देने से मना करते, वो अपना जीएसटी भर दे, रिकवर कर ले। ठीक है जी। तो जीएसटी का ही तो क्लॉज फंस रहा था ना बीच में, भर दो उसको। तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी बड़ा एग्रीमेंट है, उसका कोई क्लॉज इलीगल है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। आगे बात करते हैं सेक्शन 27 में, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर आप किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हो भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में, तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि वो जो ट्रेड है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट ही होनी चाहिए। आप संतरे बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्रग्स बेच रहे हो तो दिक्कत है, आपको अरेस्ट करा जाएगा। ठीक है जी। तो ये, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं, आप लोगों को ट्रेड करने से रोक सकते हो जब वो लॉफुल ऑब्जेक्ट की ही ट्रेड कर रहे हैं, तब भी आप रोक सकते हो, लेकिन उसके लिए 4 केसेस बनने चाहिए।
सबसे पहला है सेल ऑफ गुडविल। अगर किसी ने आपको अपनी गुडविल बेच दी है तो ऐसे केस में आप उसको मना कर सकते हो, रोक सकते हो उस कंपनी का ट्रेड नेम इस्तेमाल करने से, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं गुडविल के, ठीक है जी। दूसरा है रिटायरिंग पार्टनर इन पार्टनरशिप। एक बात बताओ, तुमने एक कंपनी खोली, कुछ पार्टनर्स के साथ खोली, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया और वो जिस कंपनी में काम कर रहा था तुम्हारे साथ उसी नाम से अपनी एक अलग कंपनी खोल लेता है, तो क्या आपकी कंपनी को नुकसान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसलिए रिटायरिंग पार्टनर को आप मना कर सकते हो सेम नाम से अपनी कंपनी खोलने के लिए, और सेम काम को करने से भी रोक सकते हो। उसमें आप क्लॉज डाल सकते हो पार्टनरशिप क्लॉज में कि आप सेम काम नहीं करोगे जब रिटायर होगे। तीसरा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर आप किसी पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बना रहे हो तो ये कंडीशन लगा सकते हो आपके इस तरीके का, या कोई भी और बिजनेस आप इस बिजनेस के अलावा नहीं करोगे जिसमें आप पार्टनर बन चुके हो, ठीक है जी। तो इस तरीके के क्लॉजेस हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको कुछ हिस्सा दे रहे हो, कुछ बेनिफिट दे रहे हो, तो उसके एवज में आप कुछ कंडीशन रख सकते हो। चौथा है सर्विस एग्रीमेंट्स या एजेंसी। देखो, जब भी कोई आप सर्विस एग्रीमेंट कर रहे हो, किसी को नौकरी पर रख रहे हो, कोई एजेंसी खोल रहे हो, तो आप इस तरीके की कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हो कि जैसे कि अगर आपने 2 साल से पहले नौकरी छोड़ी तो आपको 2 लाख रुपए का जो हर्जाना है वो भरना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो आपकी ट्रेनिंग पर खर्चा कर रही है। तो ऐसे केस में ये जो है पूरी तरीके से वैलिड एग्रीमेंट होगा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं साहब जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कई लोग मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है वो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होगी। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का मतलब क्या है? एक एग्जांपल से समझते हैं। ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, तीनों ने मिलकर के 10 लाख का लोन लिया। 10 लाख का लोन लेने के बाद सी की मृत्यु हो गई, तो लोन को कौन पटाएगा? ए और बी पटाएंगे। ए और बी जो है, जो बाकी पार्टनर जो जीवित हैं वो पटाएंगे, है ना। अगर सी की मृत्यु नहीं हुई लेकिन सी दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अब कौन पटाएगा? अब भी ए और बी पटाएंगे, है ना। अगर तीनों ठीक हैं तो कौन पटाएगा? तीनों अपना अपना हिस्सा पटाएंगे, 1/3 1/3 1/3, है ना, 1/3 हिस्सा हर कोई पटाएगा। अगर मान लो उसमें से 2 व्यक्तियों की डेथ हो जाती है, अब कौन पटाएगा? अब जो बचा हुआ व्यक्ति है वो पटाएगा। तो कहने का मतलब है जो भी लाइबिलिटी है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट की वो तो हर हाल में पटानी ही पड़ेगी, चाहे आपके पार्टनर्स जो हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाएं या डेथ हो जाए उनकी, तो उनकी जो लाइबिलिटी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो उनकी जो लाइबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी, उनके ऊपर से खत्म होकर आपके ऊपर आ जाएगी, अगर आप भी उसके जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्टनर हो। अब आगे बात करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जहां पर टाइम एक एसेंस है, टाइम एक एसेंशियल एलिमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट का। फॉर एग्जांपल, कल को आपको फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर जाना है ना, तो आज कोई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है आज कुछ काम करने का, तो वो आज हो गया तो ठीक, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसको कोई वो हार्ट पेशेंट है ना, दिल की बीमारी है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस एलिमेंट उसको हो रखा है और टाइम पे अगर उसको दवा नहीं मिलती है तो वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। आपकी उस व्यक्ति की, पेशेंट की फैमिली ने डॉक्टर के साथ ये एग्रीमेंट किया कि डॉक्टर उसके घर पर आएंगे और दवाई देंगे। डॉक्टर ने ये वादा किया कि हाँ जी वो 9 बजे आ जाएगा या 10 बजे आ जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे सेट हो गया एग्रीमेंट के इतने बजे आके वो दवाई दे देगा। अगर वो उस पॉइंट पर नहीं आता है, उस टाइम पर नहीं आता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। डॉक्टर को आपको कुछ फीस नहीं देनी है, कोई पैसे नहीं देने हैं, ठीक है जी, अगर वो उस टाइम पर नहीं आता है, क्योंकि टाइम ही तो एसेंस था इस कॉन्ट्रैक्ट का। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।